हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा आज है डे 14। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो जानदार, शानदार और जबरदस्त। लेट्स गो। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मोस्ट वेटेड चैप्टर है आपका, सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 6। कई बच्चों का इसके अंदर क्लास 12th का बेस बना हुआ ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहला काम जो है ना इस चैप्टर में बेटा, वो हमें है समझना कुछ फॉर्मूलाज को, कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको समझना है। वो एक बार समझ लेते हैं तो आप समझ लो कि एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चंस तो समझ लो उसी से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कुछ कन्वर्जन फॉर्मूलाज की बेटा। सबसे पहले तो किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? कन्वर्जन फॉर्मूलाज की। व्हाट आर दी कन्वर्जन फॉर्मूलाज? सिंपल देखते हैं बेटा, जैसे कि हमें ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, ग्रॉस से जाना है मेरे बच्चों नेट में, तो हम क्या करेंगे? माइनस का डेप्रीसिएशन। सर ये तो हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है ना, ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, और अगर डेप्रीसिएशन हटा दे तो क्या बचता है बच्चों? नेट बचता है ना। सिमिलरली मेरे बच्चों नेट से अगर ग्रॉस की तरफ आओगे तो आप करोगे बच्चों प्लस डेप्रीसिएशन, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, क्या बोला मैंने? डोमेस्टिक से जाना है नेशनल में, तो प्लस कर देंगे NFIA। क्या मतलब? डोमेस्टिक मतलब है घरेलू, विद इन कंट्री के अंदर होने वाली इनकम, और अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, क्या बोला बेटा? अगर मेरे को अपनी डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल इनकम में, तो हम क्या करेंगे बेटा? बाहर से आई हुई फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे। क्या बोला? डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हम उसमें बाहर से आई हुई फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे। NFI ऐड हो गया। सिमिलरली अगर नेशनल से वापस डोमेस्टिक में आना है तो माइनस कर देंगे NFI को, जैसे डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस, नेशनल टू डोमेस्टिक में माइनस। सर ये क्या, कहां, कैसे यूज होता है बताऊंगा बेटा। अभी इसको फॉर्मूला की तरह नोट कर लो, कैसे यूज करना होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर मुझे दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट, यहां ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं मतलब एग्जाम में, तो और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है बेटा मार्केट प्राइस में। 3 तरह के कन्वर्जन है ना, फैक्टर कॉस्ट से लेके जाना है मार्केट प्राइस पे, तो मैं क्या करूंगा बेटा? प्लस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। बात को समझेंगे मेरे ध्यान से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडेड इन द फैक्टर कॉस्ट टू गेट द मार्केट प्राइस। मतलब सबसे पहले समझो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट इस फैक्टर्स के ऊपर लगने वाला पैसा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के लिए गया रेंट, लेबर को गया वेजेस, कैपिटल पे गया इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ले गया अपना प्रॉफिट। तो बेटा इन सबके ऊपर जो पैसा लगता है, किसके ऊपर? इन सारे फैक्टर्स के ऊपर लगने वाला पैसा, दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, है ना। अब देखो प्रॉफिट भी आ गया इसके अंदर। नाउ गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो अगर हम इस फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करें तो प्राइस आएगा जिस प्राइस पर प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है एक तरीके से, राइट। तो ध्यान रखना है बेटा, फैक्टर कॉस्ट मेरा छोटा होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है। इससे आपको याद रहेगा कि फैक्टर कॉस्ट में हम कुछ ऐड करके ही मार्केट प्राइस तक पहुंचते हैं, ठीक है बेटा। ये बात याद रखने की, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज मार्केट प्राइस, सिमिलरली मार्केट प्राइस माइनस NIT इज फैक्टर कॉस्ट। ये बात समझ आ गई बढ़िया से। अच्छा अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं बेटा, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। किन तीनों के? डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT के बारे में क्या क्या ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। बेटा इसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है जी। दूसरा हमने टर्म डिस्कस किया NFIA, बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसा समझो कि बाहर से मुझे आने हैं 50,000 पर मैंने बाहर देने भी हैं 30,000, तो बेटा नेट अमाउंट तो 20 आएगा ना, समझे। बाहर से आना है 50, जाना है 30, तो मैं यही कहूंगा ना कि मेरे को 20 आना है बाहर से नेट अमाउंट, राइट। तो इसलिए हमने क्या कहा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर रहे हैं टू अब्रॉड। क्या बोला बेटा? फैक्टर इनकम हम ले रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
सीधा मतलब क्या बेटा, ज्यादा लिखा हुआ समझ नहीं भी आ रहा अगर, तो फ्रॉम में से टू वाली चीज माइनस करो। फ्रॉम मतलब बाहर से पैसा आना कितना है, माइनस बाहर जाना कितना है, तो बचेगा क्या, नेट अमाउंट जो हमें पे करना है, राइट। तीसरा कंसेप्ट रह गया मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। भाई एक बात बताओ, टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, सरकार को आपने टैक्स दिया 10 रुपए का, सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी 2 रुपए की, तो बेटा नेट अमाउंट तो 8 रुपए गया ना जेब से। गेटिंग द पॉइंट। 10 रुपीज का टैक्स पे करा सरकार को, 2 रुपए की सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, तो नेट अमाउंट तो 8 रुपए गया ना मेरी जेब से, राइट। तो उस नेट अमाउंट को हम यहां पर लेते हैं। अच्छा एक और बात कि तो फॉर्मूला क्या बना, पहले लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बताया बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है जी। अब एक बात सुनो पहले, तो मान लो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो जीरो, तो जीरो माइनस सब्सिडीज करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव में आएगा। तो भाई मैथमेटिक्स समझना है यहां पर, है ना। अगर आपका एनआईटी नेगेटिव आ गया, आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए एनआईटी को प्लस करना है, पर वो निकला ही माइनस में, तो बेटा प्लस माइनस 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 होगा। मतलब करना तो प्लस है, पर किस चीज को प्लस करना है, -20 के अमाउंट को प्लस करना है मान लो, तो 20 तो पहले ही नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली किसी माइनस की अमाउंट को माइनस करना है, तो वो अल्टीमेटली प्लस होगा, मतलब ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये मैथमेटिकल रूल भी यहां अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स की जगह बेटा क्वेश्चन में आपको जीएसटी लिखा हुआ आ सकता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि नहीं होता, तो इस तरह से कोई इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ सकता है। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे इस बारे में कि बेटा फॉर्मूलाज को अगर आप समझोगे अच्छे से तो लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। पहले वाली हमने सीरीज में बात करी थी इस मालूम है बच्चों से कि मैंने जब फॉर्मूला समझाए थे बच्चों को, तो बच्चों का यही कहना था कि सर समझ आ गया तो हमें ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी बताएंगे बेटा इस बारे में, ठीक है ना। लेट्स मूव। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेथड्स है नेशनल इनकम कंप्यूट करने के, है ना। लेकिन उससे पहले जो भी हमने फॉर्मूला डिस्कस करे एक बार उसको देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है 500 करोड़, सपोज ये मैं आपको उस कन्वर्जन फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। जीएनपी एट एमपी दिया हुआ बेटा 500 करोड़, सिंपल। मुझे निकालना है जीएनपी एट, या जीएनपी लेते कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना है और क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस करना है। जिस बच्चे को समझ आ गया वीडियो पॉज करके बता दे फटाफट से, और फिर चला के देख ले सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, है ना। तो देखो भाई ग्रॉस तो ग्रॉस ही है, यानी कि वो डेप्रिसिएशन वाला जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें दिया भी ग्रॉस में हुआ है वैल्यू और पूछा भी ग्रॉस में हुआ है, इसलिए। सेकंड आइटम पे चलते हैं, ये क्या होता है नेट, और ये क्या है डोमेस्टिक, सॉरी ये क्या है नेशनल, यानी कि नेशनल लेवल की बात हो रही है, और ये क्या है डोमेस्टिक। तो बेटा नेशनल में दिया हुआ है, डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, माइनस कर दो एनएफआईए को। एनएफआईए क्या हो जाएगा, माइनस जो भी वैल्यू दी होगी, सपोज 100 है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं भी समझने के लिए। वैल्यूज तो क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना आसान है बच्चों के लिए। फिर बेटा प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहता है। फिर ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, याद करो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करेंगे बेटा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। मान लो ये दिया हुआ है 50, तो 500 में से 150 माइनस कर देंगे हम, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 350 करोड़। ऐसे हम उस कन्वर्जन फॉर्मूलास को अप्लाई करते हैं। बात समझ आ गई, ये तरीका बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू, अब हमें समझना है जो हमारे इनकम नेशनल इनकम कंप्यूट करने के जो मेथड्स हैं। सबसे पहले आता है बेटा वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहले आता है मेरे बच्चों वैल्यू एडिड मेथड, ध्यान से वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी वैल्यू एडिशन होते हैं स्टेज पे, बेसिक से समझिए इसको थोड़ा सा। देखो सपोज करो एक कोई मिस्टर ए है, इसका काम क्या है, ये रॉ वुड लेके आया, किसी से भी इसने परचेज करी XYZ, किसी से 100 रुपीज की। कितने की परचेज करी बेटा, 100 रुपीज की। अभी 100 रुपीज की जिससे इसने परचेज करी, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम में 100 रुपीज ऐड हो गए, राइट। अब इस ए ने क्या करा, बी को इसने बेची, इस वुड को काट पीट के। इसका काम क्या है, जो वुड रॉ वुड लेके आते हैं उसके जो पीसीज होते हैं, मतलब उसकी साफ सफाई करके जो प्रॉपर वुड के पीसीज होते हैं वो बेचता है आगे। तो वो बी ने ले लिए। अब बी क्या करता है उसको, अब ए ने जब बी को बेचे होंगे तो उसने कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, 100 का तो उसने खरीदा ही था, इसने मान लो इसको बेचा 200 का, ठीक है। अब देखते जाना, अब बी ने क्या करा, बी का काम है उसके पीसीज बनाना, प्लैंक्स बना के उन फैक्ट्रीज में बेचना जहां फर्नीचर बनता है। तो इसने सी को बेचा, सी वो होल मतलब प्रोड्यूसर है जो फर्नीचर बनाता है। अब बी ने क्योंकि 200 का खरीदा, तो लेट सपोज बी ने कितने का बेचा होगा, 500 का, 500 का बेच दिया इसने सी को।
अब सी क्या था, जो बना के बेचता है होलसेलर एक तरीके से। तो इससे आगे रिटेलर खरीदता है, दोस्त ये इससे लेके जाता है, सपोज इसने इसको बेचा 800 का, और डी से फाइनल कंज्यूमर खरीदता है लेट सपोज इसी प्रोडक्ट को, लेट सपोज 1000 रुपए का, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो फाइनली कंज्यूम कितने का हुआ, ये 1000 रुपए का। अब समझना ध्यान से, अगर मैं अब हर एक स्टेज से सिर्फ वैल्यू एडिशन को निकालूं तो देखो क्या होगा। सबसे पहले ये 100 है, 100 माइनस 0, क्योंकि ये 100 से चला ना सबसे पहले, ये भी आएगा। फिर बी ने ए ने बी को बेचा 200 का, लेकिन वैल्यू एडिशन कितना करा, हम सिर्फ वैल्यू एडिशन काउंट करेंगे। ध्यान से, अगर आप 200 ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 100 तो पहले से एडिड है, उसमें से 100 तो वो है जो ट्रांजेक्शन जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको क्यों लेंगे, हम सिर्फ वो वाला पार्ट ऐड करेंगे जो वैल्यू एडिशन हुआ है। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ यहां पर, 100 का सेकंड स्टेज पे। थर्ड में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ बेटा, 300 का। फिर वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, फिर 300 का हुआ, और लास्ट में कितने का हुआ, 200 का। सबको प्लस करके देखो जल्दी से कितने का आता है। देख भाई, 3 3 6 7 8 9 10 1000। और एक बात बताओ, 1000 की ट्रांजेक्शन नहीं हुई लास्ट में, ये मैच करेगा ही करेगा। अगर आपने ठीक से निकाला है तो ये हमेशा मैच करेगा। जिससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम हर एक स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन को लेंगे तो पहली बात तो डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाएगी, राइट। दूसरी बात, हमारी करेक्ट वैल्यू निकल के आएगी जितने का वो फाइनली कंज्यूम हो रहा है। समझ गए, जितने का वो प्रोडक्ट फाइनली डिस्पोज ऑफ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो वैल्यू निकल के आएगी वैल्यू एडिशन मेथड से। ये इसका बेसिस है। समझ गए बेटा इस बात को। अब अगर इस बात को समझ गए तो फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या है। ध्यान से, वैल्यू एडिड मेथड फिर से लिख रहा हूं, वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से बेटा, फॉर्मूला नोट करेंगे समझ समझ के नोट करेंगे, जल्दबाजी नहीं, समझ के। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस एग्जांपल से रिलेट कर लो जो मैंने बताया आपको अभी। वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितने का आपने आउटपुट निकाला, कोई भी एक फ्रेज ले लो, ए से बी वाला ले लो, 200 का निकाला था आउटपुट। कितने का आउटपुट था, 200 का, और उसमें से हमने माइनस क्या करा, 100। तो असल में फॉर्मूला यही है, मैं पहले मोटा मोटा लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या माइनस करते हैं बेटा, परचेज, और उसका नाम है यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी वो कंजम्पशन जो आपने इस प्रोडक्शन के दौरान, इस आउटपुट के दौरान करी हुई है ऑलरेडी, तो जो आपने किसी और से परचेज किया हुआ है। समझ गए। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंपली मींस परचेज, है ना। तो मोटा मोटा फॉर्मूला समझ आ गया। अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। ये तो फॉर्मूला वही है, वही अंडरस्टैंडिंग है। देखो मैंने गैप भी रखा है जानबूझ के बीच में। ये अंडरस्टैंडिंग वही है जो अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एडवांसमेंट करते हैं। कैसे कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितने का आउटपुट किसी प्रोड्यूसर ने बनाया। क्या बोला मैंने, जितने का आउटपुट किसी प्रोड्यूसर ने बनाया, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। पर एक बात सोचो, जरूरी तो नहीं है कि वो जितना आउटपुट बनाएगा सारा का सारा बेच ही देगा। कुछ आउटपुट वो अपने पास बचा के भी तो रखेगा भाई, स्टॉक की फॉर्म में। गेटिंग द पॉइंट। कुछ स्टॉक वो अपने पास बचा के भी रखेगा बेटा, सारा नहीं बेच देगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हम उसके आउटपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से बेटा, एक तो आ गया बेटा सेल्स, और दूसरा आ गया आपके चेंज इन स्टॉक के नाम से, चेंज इन स्टॉक के नाम से। ठीक है कि नहीं। अब जो वो सेल करता है, सेल भी उसकी दो तरह की हो सकती है। कौन सी, एक हो सकता है कंट्री के बाहर, बोले तो एक्सपोर्ट्स, और एक हो सकता है विद इन द कंट्री। तो बेटा सेल्स भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी बच्चों, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने 12th में पढ़ा हुआ है, क्यों पढ़ाए जा रहे हो। बेटा बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स वीक है, पहली बात। दूसरा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ पिछले अटेम्प्ट में, आप खोल के देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिख जाएंगे आपको क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन में डेटा ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन आ जाता है, जिसके अंदर आपको यही फॉर्मुला अप्लाई करना होगा। लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी, उसी को यूटिलाइज करना है, फॉर्मुला में वैल्यू डालनी है, फटाफट आंसर निकालना है। तो जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो जल्दी से कर लेगा, है ना। तो बेटा ये हो गया एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक सेल्स, बात समझ आई। यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने लिया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, कैसे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर होगी मेरी बात, क्लोज स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस बेटा हमने कहा दो तरह की हमारे पास है, एक तो है इंपोर्ट्स, है ना, ऐसे ही आप परचेज भी तो हो सकती है ना कि दूसरी कंट्री से करियो, और एक हो सकता है आपने विद इन कंट्री करियो, यानी कि डोमेस्टिक परचेज। बेटा क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, डोमेस्टिक परचेज, राइट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल परचेजेस। क्लियर है, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात कि वैल्यू एडेड मेथड से बच्चों आंसर क्या निकलता है। इससे पहले जो हमने कन्वर्जन फॉर्मूलाज यूज करेंगे उसका यूज यहां पर भी होगा। पहले समझो
कि वैल्यू एडिड मेथड से आंसर क्या निकलता है। जनरली अभी हमने क्या समझा था, जनरली हमने क्या समझा था बेटा कि वैल्यू एडिशन निकलता है ना। आप क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेज पर आउटपुट जो भी निकल रहा है उसमें से परचेज को हटा रहे हैं, तो क्या बच रहा था हर बारी, वैल्यू एडिशन, राइट। तो उस वैल्यू एडिशन के नाम से हमारा आंसर है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी का ही दूसरा नाम है जीडीपी एट एमपी। क्या नाम है बेटा, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में अभी आप जनरली समझेंगे कि इससे आंसर क्या निकलता है, जीवी एट एमपी और वी कैन से जीडीपी एट एमपी। कमेंट करके बता देंगे भाई फॉर्मूला माइंड में छप गया कि नहीं छप गया, बता देंगे भाई एक बारी, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की तरफ, विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज इनकम मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकम मेथड। सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी में जो भी इनकम हो रही है किसी भी सेक्टर से, सारी इनकम्स को उठा के प्लस कर, कि जिस जिस सोर्स से लोग अर्न कर सकते हैं वो सारे सोर्सेज को लेके प्लस कर रहे हैं आपस में, और सिंपली हम कंट्री की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, राइट। तो देखते हैं इनकम मेथड में सबसे पहले हमने लिया पहली चीज, देखो ना, जब मैं आपसे बात करूं कि इनकम लेनी है मुझे पूरी इकोनॉमी की, तो आप यही डिसाइड करोगे ना कि भाई कहां कहां से लोग अर्न करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से लोग अर्न करते हैं। तो क्या क्या आएगा माइंड में, सर लोग जॉब करेंगे, अपने बिजनेस से पैसा निकालेंगे, या लोग अपना खुद का काम खोलेंगे, ये सब चीजें है ना। तो उसी बेसिस पर हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, सिंपल। तो देखो भाई जो लोग जॉब करेंगे उनकी इनकम आएगी इसमें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। किस नाम से बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बात समझ आ गई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है वेजिस एंड सैलरीज इन कैश स्लैश काइंड। भाई कैश में या काइंड में जो भी पैसा मिल रहा है कंपनी से वो सारा आ जाएगा यहां पर। उसके अलावा जॉब के रिलेटेड और क्या होता है बच्चों, सेकंड चीज दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या लिखा बेटे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बताऊंगा अभी इस बारे में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है जी। नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना। समझो बात को, हम क्या ले रहे हैं कि जो जॉब करते हैं उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी से। अगर आप एम्प्लॉय वाला ले लोगे तो गलत हो गया ना, क्योंकि एम्प्लॉय ये माना जा रहा है कि अगर वो कुछ भी खर्चा कर रहा है तो अपनी सैलरी में से कर रहा है, तो आप उसका खर्चा थोड़ी ले रहे हो, हम तो उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि हम यहां पर ले चुके हैं वेजेस सैलरीज। उसके अलावा जो हमने ऐड किया है वो चीज है जो सैलरी के अलावा उसको मिल रहा है कंपनी से। सैलरी से अलावा क्या मिल रहा है, कंपनी बोले तो एम्प्लॉयर से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन स्कीम में बेनिफिट, ठीक है। तो ये आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। दूसरी चीज जो ऐड होती है बेटा इसके अंदर मेरे बच्चों, वो होती है ऑपरेटिंग सरप्लस। खराब हैंडराइटिंग है मेरी, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वो सारे सोर्सेज आएंगे, देखो जैसे किसी की रेंटल इनकम है वो आएगी, रॉयल्टी इनकम है किसी की वो आएगी, है ना, प्रॉफिट आएंगे किसी के, अगर कोई प्रॉफिट्स हैं, और इसके अलावा पहले प्रॉफिट बाद में लिखना चाहिए वैसे मेरे को, पहले मैं आपको बताता हूं इंटरेस्ट इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम है वो आएगी, और किसी जो बिजनेसेस के प्रॉफिट होते हैं वो भी आएंगे बेटा, जो बिजनेसेस के प्रॉफिट्स हैं। अब इस प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स हैं, इस प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं भाई, शानदार वाले। कौन कौन से, देखो ना, कोई बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करता है तो हम मान रहे हैं उसमें से सबसे पहले तो वो दे देगा टैक्स सरकार को। क्या दे देगा बच्चों, टैक्स दे देगा, कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्या दे देगा भाई, टैक्स दे देगा, कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से लिख दिया। दूसरा फिर वो दे देगा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। क्या दे देगा बच्चों, डिविडेंड दे देगा। अब जो प्रॉफिट कंपनी के पास बचा उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या क्या बोला बेटा, क्या क्या बोल दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि जो पैसा बच गया, जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बच गया अपने पास, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। थोड़ा इसके बारे में और लिखना है तो ऊपर करके भेजना पड़ेगा, इसको छोटू करके यहां सेट करते हैं इसको, ठीक है ना। आई होप दिख रहा होगा सब बच्चों को, बढ़िया तरीके से दिख ही रहा होगा। हाँ, इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये प्रॉफिट के अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं भाई,
और हेडिंग और सब हेडिंग का खेल समझ लो, पहले भी मैंने बता दिया, वैसे समझ लो कि अगर आपको मान लो डिविडेंड दे दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो भाई जब प्रॉफिट ही दे दिया तो भूल जाओ उन सबको। जब मेन हेडिंग दी हुई है तो सब हेडिंग को भूल जाओ। जब मेन हेडिंग दी हुई है तो सब हेडिंग हमारे किसी काम की नहीं है। समझ गए मेरी बात? मान लो आपको प्रॉफिट दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी और ये भी दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो भाई जब ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया तो उसके अंदर जितनी भी चीजें सब भूल जाओ, सीधा उठा के ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस कर दो। समझ गए मेरी बात को? ठीक। नाउ जो थर्ड आइटम आता है हमारे इनकम मेथड में मेरे बच्चों, वो आता है क्या? वो आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड। बोले तो जो लोग अपना काम करते हैं, कल को आप लोग सीए बनोगे, अपनी फर्म ओपन करोगे, तो आपकी जो इनकम होगी वो इसमें आएगी। समझ गए? बिजनेस इनकम अलग होगी कि बिजनेस कर रहे हो आप कोई प्रॉपर, लेकिन आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये सब जो अपनी सर्विस देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अपनी सर्विसेज देके आप पैसा अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये होता है इनकम मेथड। अब इससे आंसर क्या निकलता है? इनकम मेथड से जो आंसर निकलता है, सारी इनकम्स हमने इकोनॉमी में जिस जिस तरीके से हो सकती थी सारे इंडिविजुअल्स की ऐड कर दी, तो इससे जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा? पूरी कंट्री में जनरेट होने वाली इनकम विच इज नोन एज एनडीपी एट एफसी। क्या बोलते हैं बच्चों? एनडीपी एट एफसी विच इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अभी क्लियर करूंगा एक बात, क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम। और जो मैंने कहा था ना कन्वर्जन फॉर्मूलास, वैल्यू एडेड मेथड के लास्ट में भी बोला था कि आंसर निकलता तो ये है, लेकिन आपको पूछा कुछ और जा सकता है। जैसे निकला एनडीपीएफसी है, बोलेंगे निकालो जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड, तो अब ये निकाल लो, उसको इसमें कन्वर्ट कर दो। कैसे? नेट को ग्रॉस करना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही है, एनएफआईए का कुछ नहीं होगा। एफसी को एमपी में करना है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? कन्वर्जन फॉर्मुलास इसमें यूज हो सकते हैं जब हम आपको मेथड का क्वेश्चन दे देंगे, लिमिटेड चीजें देंगे, छोटे क्वेश्चन में इतना क्या देंगे, वो लिमिटेड चीजें देके बोलेंगे कि जीएनपी एट एमपी निकालो, जीडीपीएम, तो आंसर तो ये निकलता है, फिर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है भाई, फॉर्मुला समझ आया? इस फॉर्मुला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटा देंगे पर सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसमें से कोई भी चीज उठा के वो एक दो चीजें दे सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो हमने लिखा ना एनडीपीएफसी, बेटा क्या लिखा है? एनडीपीएफसी, इसको हम बोलते हैं बच्चों डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिक इनकम। पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये डोमेस्टिक इनकम है। और भाई एनएनपी8एफसी क्या है? दिस इज माई नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं। याद रहेगी ये वाली बात, छोटी सी प्यारी सी, है ना? तो भाई एनडीपीएफसी के अंदर अगर आप एनएफआईए ऐड कर दो बच्चों, एनडीपीएफसी के अंदर अगर आप एनएफआईए ऐड कर दो तो क्या नेशनल इनकम नहीं आ जाएगी? क्यों होगा क्या? ये डोमेस्टिक जो है नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल, राइट? चलो, तो ये था हमारा इनकम मेथड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात करते हैं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड की। अब सुनो ध्यान से, एक्सपेंडिचर मेथड हम क्यों कर रहे हैं? हम तो इनकम मेथड, हम तो कंट्री की इनकम निकाल रहे थे, तो खर्चा कहां से आ गया इसमें, एक्सपेंडिचर कहां से आ गया, समझेंगे। इनकम मेथड में हमने पूरी इकोनॉमी में इनकम निकाली कि कितना लोग अर्न कर रहे हैं, ये एक तरीका है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर हम इनकम नहीं निकाल सकते तो खर्चा निकाल दो पूरी इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम। अगर मैं कहीं पे कोई पैसा स्पेंड कर रहा हूं तो दूसरे के लिए तो वो इनकम है ना, अब वो जहां खर्च करेगा वो तीसरे के लिए इनकम होगी। गेटिंग द पॉइंट? तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा माइंडसेट क्या है कि पूरी इकोनॉमी में अगर हम सारा खर्चा निकाल लेते हैं तो हम उससे भी इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस, सॉरी एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम, उल्टा बोल दिया मैंने, एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होता है, राइट? तो इसलिए मेरे बच्चों हम समझेंगे अब एक्सपेंडिचर मेथड को प्यार से समझ के। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हाउस होल्ड का खर्चा किस नाम से? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भैया हाउस होल्ड के खर्चे की बात हो रही है। जो हाउस होल्ड डे टू डे एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन के ऊपर, उस खर्चे की बात हो रही है, ठीक है जी। दूसरा हम लेते हैं सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। पहले हमने लिया हाउस होल्ड का खर्चा, अब हम ले रहे हैं सरकार का खर्चा, दोनों खर्चे ले लिए। अब ले लो प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, इन्वेस्टमेंट्स का, जो कि किस नाम से जाना जाता है? ग्रॉस स्लैश नेट डोमेस्टिक, ग्रॉस स्लैश नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है,
समझेंगे ध्यान से। इसमें डोमेस्टिक वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी दिया होगा तो चलेगा। मेन बात है या तो ग्रॉस या नेट, कुछ भी दिया हो सकता है, और कैपिटल फॉर्मेशन है। डोमेस्टिक का वर्ड का मतलब है सिर्फ कि विद इन कंट्री, ठीक है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं भी लिखा तो मैं विद इन कंट्री मानूंगा, राइट। मेन वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन, बोले तो प्राइवेट सेक्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है रेगुलर बेसिस पे, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज बच्चे कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है रेगुलरली, राइट। अब इस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हम इसको लिख सकते हैं ग्रॉस स्लैश नेट, डोमेस्टिक वर्ड को भूल जाओ, चलो लिख देता हूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा उस पर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स यानी क्या समझ आया कि अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है तो सब हेडिंग है, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ तो मेन हेडिंग है। देख रहे हो, हेडिंग और सब हेडिंग बिल्कुल सेम हो गई, सिर्फ एक वर्ड के डिफरेंस की वजह से। अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है तो सब हेडिंग है, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ तो मेन हेडिंग है, ठीक है जी। दूसरी चीज इसमें ऐड होगी बच्चों, चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड होगी बच्चों? चेंज इन स्टॉक। सिंपल मतलब है कि इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स हो ही रही है, और इस साल जो स्टॉक में चेंजेस आए वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है भैया। कितनी है जो हर बार होती है फिक्स, उसके अलावा करंट इस ईयर में आपने कितना नया स्टॉक बनाया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी फर्म्स की, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया फॉर्मूला। चेंज इन स्टॉक को कैसे निकालेंगे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेम जैसे पहले किया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो हो गई तीन चीजें जो हम प्लस कर रहे हैं आपस में। चौथा आइटम जो प्लस होगा वो क्या होगा? थोड़ा ऊपर ले जाए इसको, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस। चौथा आइटम जो प्लस होगा, थोड़ा नीचे थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं इसको, जो चौथा आइटम लिखना प्लस। फोर्थ आइटम हमारा होगा नेट एक्सपोर्ट बेटा। क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। नेट एक्सपोर्ट्स आपका कितना हो रहा है? जितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है उस पर जो खर्चा है वो सारा नेट, कि भाई इंपोर्ट भी आ रहा होगा तो उसको हटा के नेट अमाउंट। नाउ इस मेथड से आंसर क्या निकलता है बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर क्या निकलता है ये भी समझना जरूरी है, जैसे बाकी से समझे वैसे इससे भी समझेंगे। तो भाई एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर निकलता है वो जीडीपी एट एमपीबी हो सकता है, और मेरे बच्चों एनडीपी एट एमपीबी हो सकता है। दोनों आंसर हो सकते हैं। सर क्या बात कर दी भाई? दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इसके ऊपर, थर्ड आइटम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस में दी है तो आंसर ग्रॉस में, थर्ड आइटम नेट में दिया है तो आंसर नेट में। सिंपल और सरल सी बात है, समझ गए बच्चों? तो अगर ये ग्रॉस में तो आंसर जीडीपी, नेट में दिया तो एनडीपी। अब जिसमें कन्वर्ट करना है वो आप कर सकते हो, इसलिए जो भी पूछा जाएगा कन्वर्जन फॉर्मुलाज आपको आती है कि नहीं? समझ आ गई भाई? तो भाई ये तीनों के तीनों हमारे पास फॉर्मुलाज है बढ़िया तरीके से। नाउ अब समझते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले नॉर्मली जो हमने जीडीपी टर्म पढ़ा, इसका मतलब क्या समझते हैं? फुल फॉर्म तो चलो पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें कि इकोनॉमी में जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, या सिंपली बोले जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, उनकी वैल्यू क्या बोला भाई? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तेरी तो बेटा मुझे आती है स्पेलिंग, ये मत सोचना, ठीक है? आई नो, बट वो मार्कर स्लिप होता है इसके ऊपर, ठीक है? हाँ, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात कि जीडीपी का मतलब कितनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू इज कॉल्ड जीडीपी। नाउ जो कंसेप्ट आ रहा है आपके पास, सनसनाता हुआ कंसेप्ट, वो सुन लेंगे ध्यान से। भाई जीडीपी में हमारे पास दो तरह की जीडीपी है। कौन सी है भाई? एक है मेरे बच्चों नॉमिनल जीडीपी, और एक है बच्चों रियल जीडीपी। एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है भाई रियल जीडीपी। क्या क्या मतलब है दोनों के समझते हैं, एग्जांपल से करें? चलो पहले जनरली समझते हैं, फिर एग्जांपल से भी कनेक्ट कर देंगे दोनों को, है ना? जनरली समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज कि इस पर्टिकुलर ईयर में, जिस भी ईयर की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, उसी ईयर में प्राइस कितना है। किसी भी कमोडिटी का एग्जांपल ले सकते हो, वैसे तो हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं पर समझने के लिए
किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना है और उसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी कितनी है, यानी कि उसी ईयर का प्राइस उसी ईयर की क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोला बच्चों, उसी ईयर के प्राइस से उसी ईयर की क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। समझे, तो मतलब करंट ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी, है ना। ये मैं अभी आपको दोबारा से दिखाऊंगा, स्लाइड खोलूंगा अभी दोबारा से दिखाऊंगा, पहले जनरल समझ लो, बेसिक समझ लो। और भाई जब हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। रियल जीडीपी के अंदर बच्चों क्वांटिटी तो हम करंट ईयर की लेते हैं, यानी अभी प्राइस के बारे में बात करेंगे, पहले आगे वाला पोर्शन लिख रहा हूं मैं कि करंट ईयर क्वांटिटी, ये वाली बात तो बिल्कुल नॉमिनल जीडीपी जैसी ही है। करंट ईयर क्वांटिटी जो मैं ले रहा हूं ना, ये वाली बात तो बिल्कुल नॉमिनल जीडीपी जैसी है। फिर चेंज क्या है, सुनो ध्यान से, हम रियल जीडीपी में जो प्राइस लेते हैं वो किसी बेस ईयर का लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं उसको ऑफ एनी बेस ईयर। क्या बोलते हैं, बेस ईयर प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस ईयर प्राइस, याद रखनी बात, बेस ईयर प्राइस। अभी एग्जांपल से बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हो सर, साफ साफ नहीं लिखा, भाई अभी स्लाइड में दिखा दूंगा साफ साफ, एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा, बढ़िया हो जाएगा। सुनो, तो फिर सर प्रॉब्लम क्या है दोनों में, मतलब अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो क्या बात हो रही है, दिमाग में घुसाओ कंसेप्ट, रट्टा मारोगे कोई फायदा नहीं है। देखो जी, इसको साइड करते हैं यार, यहां कर, इसको इधर रखते हैं, यहां हम करते हैं एग्जांपल। लो जी, जो अभी हमने डिस्कस किया उसको एग्जांपल में लेते हैं। 2025 और भाई 2026, 2025 का प्राइस लेते हैं और क्वांटिटी लेते हैं, 2026 का लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी, समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 2025 में एक समोसा था मेरे पास 10 रुपए का, समोसा इज द एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद है भाई, जो अच्छा लगे वो ले, एग्जांपल चॉकलेट ले लेना भाई, ठीक है, लड़की लोग चॉकलेट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खाली एग्जांपल ले रहे हैं। तो 10 रुपए का समोसा 100 क्वांटिटी बिकती थी, ठीक है। 2026 में समोसा हो गया 15 रुपए का, क्वांटिटी अभी भी 100 ही बिक रही है, क्वांटिटी अभी भी 100 ही बिक रही है इकोनॉमी में। अब समझना ध्यान से क्या होगा, मैं इन दोनों सिनेरियोज में नॉमिनल और रियल की बात करूंगा, एन फॉर नॉमिनल, आर फॉर रियल, ठीक है ना। ये लाइन अभी नहीं डालते, समझते हैं पहले। तो भाई नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर मैं 2025 का जीडीपी निकाल रहा हूं तो क्या पढ़ा था हमने, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो अभी 2025 ये वही करंट ईयर है, 10 इंटू 100। कैसे निकालेंगे नॉमिनल जीडीपी को भाई, 10 इंटू 100, तो दैट मींस 1000। रियल जीडीपी में भी अभी हम चलते हैं, पहले नॉमिनल की बात करते हैं। जब 2026 आ गया तो अब करंट ईयर का प्राइस है 15 और क्वांटिटी है 100, तो यानी ये कितना हो गया बच्चों, 1500, है कि नहीं, 1500 हो गया, सिंपल। अब आ जाओ रियल जीडीपी पे। भैया जब हम रियल जीडीपी पढ़ रहे हैं तो हमें किसी ना किसी को बेस ईयर मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं 2025 ही मेरा बेस ईयर है, क्योंकि उस वहीं से हमने डेटा शुरू किया, उससे पहले की तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास अभी मेरे एग्जांपल में। तो 2025 इज माय बेस ईयर, तो दिस 10 इज द बेस ईयर प्राइस, ये बात याद रख लो। तो जब मैं 2025 की जीडीपी निकाल रहा हूं तो मैं करूंगा 10 इंटू 100, दैट इज 1000, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, बेस ईयर का प्राइस करंट ईयर की क्वांटिटी, तो बेस ईयर प्राइस करंट ईयर क्वांटिटी। लेकिन जब 2026 आएगा तब देखो क्या होगा, बेस ईयर का प्राइस है 10 और क्वांटिटी है 100, बोले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रियल जीडीपी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बताओ क्यों नहीं पड़ा, वो इसलिए नहीं पड़ा बच्चों क्योंकि क्वांटिटी में तो चेंज हुआ ही नहीं, जबकि जीडीपी का रियल मीनिंग हमने क्या पढ़ी डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द, क्या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज आया, पहले भी 100 था अभी भी 100 है, इसलिए मेरे रियल जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं मिला। यानी रियल जीडीपी शोज द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन द सेंस दैट हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ये दिखाता है मेरा रियल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी दोनों दिखाता है, नॉमिनल जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज प्लस प्राइस का इंक्रीज भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, नॉमिनल जीडीपी में प्राइस यानी इन्फ्लेशन बोल देते हैं सीधा, इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन प्रोडक्शन दोनों आ जाती है। लेकिन जब हम रियल जीडीपी लेते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन का इंक्रीज आता है, प्राइस का इंक्रीज नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हम प्राइस लेते ही बेस ईयर का है, करंट ईयर का लेते ही नहीं, प्राइस क्वांटिटी लेते हैं करंट ईयर की। गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए अब देखो नॉमिनल जीडीपी को देख के गलत नहीं पता लग रहा, ऐसा लग रहा है कि यार 2025 में तो 1000 थी जीडीपी, 2026 में सॉरी 2025 में हाँ 1000 थी और 2026 में 1500, यानी जीडीपी तो बढ़ गई। अरे कहां बढ़ी, इन्फ्लेशन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज तो उतनी है जितनी पहले बिक रही थी, कोई प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया।
समोसा पहले भी 100 ही बिक रहा था, अभी भी 100 ही बिक रहा है, कोई चेंज नहीं आया। पिछले साल भी 100 बना 100 ही बिका, इस साल भी 100 ही बना 100 ही बिका। यानी कि मेरे जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं आया इफ वी सी द रियल जीडीपी। ये कंसेप्ट है बेटा। तो क्या क्या बातें समझ आई? अच्छा, इसके अंदर मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं बच्चों, इस 100 की जगह इसको 200 कर दूं तो क्या होगा? ये लो चेंज करते हैं, यहां पर चेंज करते हैं, मतलब प्राइस 15 और क्वांटिटी हो गई 200। अब नॉमिनल कैसे होगा? 15 इंटू 200। भाई करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी। नॉमिनल जीडीपी में कहते हैं पिछले ईयर का कुछ मतलब नहीं है, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी। तो कितना हो गया? 3000 हो गया, है ना? कितना हो गया ये? 3000। ठीक है जी। जब आप रियल निकालोगे अब क्या आएगा? 10 इंटू 200। क्या आएगा? 10 इंटू 200 बोले तो 2000। एक मैंने बोला केस ले ले कि प्रोडक्शन भी चेंज हो रही है। तो अब क्या हो रहा है? देखो यहां देख के लग रहा है कि हमारे जीडीपी में 2000 का इंक्रीज है, पर एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ 1000 का ही चेंज है, क्योंकि रियल जीडीपी में हम प्राइस बेस ईयर का ही ले रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी करंट ईयर की ले रहे हैं। और नॉमिनल जीडीपी में दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, प्राइस का इंक्रीज भी और प्रोडक्शन का इंक्रीज भी। तो ये प्रॉब्लम है नॉमिनल जीडीपी के साथ, इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को भी दिखाता है और प्रोडक्शन का इंक्रीज दोनों, जबकि रियल जीडीपी दिखाता है सिर्फ प्रोडक्शन का इंक्रीज। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट बताया मैंने आपको कि ये प्रॉब्लम है नॉमिनल जीडीपी में, क्योंकि वो दोनों का इंक्रीज दिखाता है। राइट? इतनी बातें समझ आई? अच्छा, अब अगर मुझे ये, तो चलो हमने खुद से एग्जांपल लिया बेटा, जो हमने एग्जांपल लिया ये खुद से लिया है ना। मान लो इसी एग्जांपल में मैं आपसे पूछना चाहूं कि सिर्फ इन्फ्लेशन निकाल के दो मेरे को कितना है, तो क्या करेंगे हम? देखो नॉमिनल जीडीपी कितना है? 3000 है, इस वाले ईयर का उठा रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी है 3000 और रियल है 2000। चेक कर लो कितने का डिफरेंस है, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये? ये आ रहा है 1.5, और 1.5 इंटू 100 करेंगे तो 150 आएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है। ये हमने पता क्या निकाला है? ये जो मैंने कंपैरिजन किया, मैंने क्या किया समझ आया आपको? कि नॉमिनल जीडीपी जो था उसको कंपेयर कर लिया कि वो रियल से कितना ज्यादा परसेंटेज में, 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके 150। अब ये जो 150 निकाला ना हमने, ये क्या है? एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, एक्चुअली बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। यही फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का। क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू में 100। और नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर को एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स, और ये ऐसे इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको कि नॉमिनल जीडीपी इतना है, रियल इतना है, प्राइस इंडेक्स बताओ। तो भाई प्राइस इंडेक्स बोलो या जीडीपी डिफ्लेटर बोलो, एक ही बात है। समझ गए? प्राइस इंडेक्स बोलो या जीडीपी डिफ्लेटर बोल दो, एक ही बात है बच्चों। नाउ अब समझो, ये जो मेरा आंसर निकला 150 का, इसको साइड में कर रहे हैं जरा। जो मेरा आंसर निकला है 150, इसको समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। देखो जी, जितना भी मेरा डिफ्लेटर का आंसर निकलता है, जैसे मेरा आंसर निकला है यहां पर 150, तो हम 100 से कंपेयर करते हैं। कैसे? अगर मेरा डिफ्लेटर का आंसर 100 के इक्वली आ जाए, क्या बोला मैंने? ऐसे लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, अगर ये आ जाए इक्वल टू 100 तो इसका मतलब है नो इन्फ्लेशन। नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन, कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, जिंदगी सेट है। ठीक है ना? हटना। ठीक है जी। और अगर मेरा जीडीपी का आंसर आ जाए ग्रेटर देन 100, जैसा कि अभी आया है, अभी हमारा आंसर 150 आया ना, अगर मेरा जीडीपी डिफ्लेटर, नॉट जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर अगर ग्रेटर देन 100 आ जाए, तो जितना भी 100 से ज्यादा है उतना इन्फ्लेशन है। यानी क्या होगा? इन्फ्लेशन। दिखाता हूं भी आपको प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? हाँ भाई देखो, इसी की बात करते हैं पहले, इस वाले केस की। कितना आया? 150। 100 से कितना ज्यादा है? 50। तो भाई इस क्वेश्चन में 50% का इन्फ्लेशन है। देख लो ध्यान से, मैंने प्राइस को 10 से 15 किया था कि नहीं किया था? तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 50%। 10 से अगर प्राइस 15 हो गया तो 50% ही तो इंक्रीज हुआ बच्चों। दैट इज 50% इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है। तो भाई जितना भी मेरा जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर आता है वो 100 से अगर ज्यादा आया, तो जितना भी 100 से ऊपर है, जैसे यहां पर आया 50%, तो दैट मींस हमारा इकोनॉमी में 50% इन्फ्लेशन है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर 50% तो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई है, जो बाकी हुई है वो प्रोडक्शन की वजह से हुई होगी, लेकिन 50% इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में इंक्रीज है इन नॉमिनल जीडीपी। समझ गए मेरी बात को? और दिख रहा है आपके सामने, देखो हमने प्राइस 10 से 15 किया था ना, तो 50% ही तो है। चेक कर लेना जिस बच्चे को डाउट हो। 50% का इंक्रीज है, क्योंकि डिफरेंस 5 का है और 10 का 50% 5 होता है, तो 10 से 15 हो रहा है तो 50% का ही इंक्रीज है। समझ आ गई बात? और अगर जीडीपी डिफ्लेटर हुआ लेस देन 100, क्या बोला बेटे?
जीडीपी डिफ्लेटर हुआ अगर लेस देन 100 तो हम क्या बोलेंगे उसको भाई, डिफ्लेशन है। ये क्या है, डिफ्लेशन। वैसे ऐसा होगा नहीं, रेयर केस है, पर अगर बाय चांस आपका यहां पर आंसर 80 आ जाता है तो 100 से कम कितना है 20, तो हम कहेंगे 20% का प्राइस में डिफ्लेशन है, 20% का प्राइस में डिफ्लेशन है। समझ गए मेरी बात को? पर ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो जनरल सिचुएशंस ये हमारे पास है, इक्वल टू 100 आएगा तो कुछ नहीं है, ग्रेटर देन 100 होगा तो इन्फ्लेशन है, जितना भी 100 से ऊपर है उतना परसेंट इन्फ्लेशन है। और थर्ड है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर, अगर लेस देन 100 है तो डिफ्लेशन है। क्लियर होगी सारी पिक्चर अच्छे से, बढ़िया तरीके से? तो भाई सारे एग्जांपल कर लिए हमने, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बेसिक्स कर लिए, कन्वर्जन वाले फॉर्मुलास के, तीनों नेशनल इनकम के मेथड कर लिए। तो यहां पर आपका चैप्टर का काफी बेस अच्छे से बन चुका है बेटा, ठीक है? ये चैप्टर का बेस आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझ गए? तो अभी के लिए बेटा इतना ही करते हैं, थोड़ा चैप्टर का बेस अच्छे से करो, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा फॉर्मुला बढ़िया से कर लो। नेक्स्ट आपकी कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी जिसके अंदर हम लोग करेंगे नेशनल इनकम खत्म पूरा डिटेल में, यूनिट 1, ठीक है? यूनिट 2 सेपरेट होगा, यूनिट 1 की आपके पास एक वीडियो और आएगी नेक्स्ट, जिसके अंदर हम बेटा पूरा डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है मेरे बच्चों? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।